प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में हमको क्या करना है कि केवल डायग्राम को अगर हम ठीक ठाक बना लेते हैं, अर्थात बिल्कुल सही ढंग से बना लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक धरातल और उस पर बनाएंगे पेडस्टल, और पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति 1.6 मीटर ऊंचाई की बना लेंगे। तो आइए पहले इतना फिगर हम बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने धरातल बनाया और इस धरातल पर एक पेडस्टल खड़ा किया है। तो यहाँ पर पेडस्टल का केवल और केवल रेखा चित्र दर्शाया गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को करना है, पेडस्टल से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर केवल रेखा चित्र है, ये है पेडस्टल और यहाँ तक इसका शिखर है। तो इस रेखा के बाद ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रश्न जैसा हमारा कह रहा है कि धरातल पर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु को भी हमने ले लिया है, इसे हम नाम दे देते हैं सी। तो सी नाम का एक बिंदु है, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, आपको बारीकी से समझना है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, वो लगा दिया हमने भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ही ले लिया है। मूर्ति के शिखर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर कहाँ है? यहाँ है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सी बिंदु से इस मूर्ति के शिखर वाले बिंदु को हम मिलाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो इस रेखा और धरातल वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण 60 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको और इसको मिला लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस लाइन को मिला लिया है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो धरातल है और ये जो रेखा है, दोनों के बीच बना हुआ कोण 60 अंश का है। तो यहाँ पर हम 60 अंश लिख देंगे, ये रहा आपका 60 अंश। इसके आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी बिंदु का मतलब इसी सी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडस्टल की बात आती है, तो पेडस्टल का शिखर देखिए यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडस्टल, तो ये है इसका शिखर। अब इसके शिखर बिंदु से हम सी को मिलाएंगे, तब क्या हो रहा है कि उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हम इसको भी मिला लेते हैं। तो इस सी बिंदु वाली जो रेखा जा रही है, अर्थात पेडस्टल के शिखर तक, और ये जो धरातल है, इन दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना है? 45 अंश का है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हमने फिगर ड्रा कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पूरा का पूरा फिगर हमने ठीक ठाक बना लिया है। अब इस फिगर का हम करेंगे नामकरण कि कौन क्या है। यहाँ पर सी बिंदु क्लियर हो गया है। अब बात आती है कि पेडस्टल, तो पेडस्टल का शिखर मान लेते हैं ए है और इसका पाद बिंदु बी है, अर्थात निचला सिरा, और ये जो मूर्ति का शिखर है इसे हम डी नाम दे देते हैं। तो नामकरण में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ए बी पेडस्टल है, ए डी मूर्ति है और ये सी बिंदु है जो धरातल पर लिया गया है। ये 45 अंश का कोण है और ये 60 अंश का कोण है। तो कुल मिलाकर जो रचना हमने की है, इसी के बारे में हम अपने हल में 1 या 2 लाइन में लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो जो हमने चित्र में बनाया है, ठीक उसी को यहाँ पर लिख लिया है। तो ए बी एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी पेडस्टल है, आप देख रहे हैं। पेडस्टल के शिखर पर, अर्थात ये है पेडस्टल का शिखर, इस पर ए डी, तो देखिए ए डी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, अर्थात मूर्ति की ऊंचाई। धरातल पर एक बिंदु सी है, ये सी है, जहां से मूर्ति, अर्थात ये मूर्ति का शिखर हुआ, और पेडस्टल, ये पेडस्टल का शिखर हुआ। दोनों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश हैं। तो जैसा जैसा हमने फिगर में बनाया, ठीक वैसा वैसा लिख लिया है। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, जब इतना कुछ हमने किया तो यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं।
पहला समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है DBC। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक एक समकोण त्रिभुज को हम बारी बारी से लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज को पहले, किसी को बाद में हम ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC लेने पर। तो समकोण त्रिभुज ABC जब हम लेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये रहा आपका ABC, और यहां पर बात आती है कि हम कौन कौन सी भुजा को लेकर चलेंगे। तो यहां पर AB मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 45 अंश के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। क्यों? क्योंकि 45 अंश थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर AB लंब हो गया। अब बचे हैं आधार और कर्ण, तो इन दोनों में से हम किस भुजा को लेंगे? तो यहाँ पर ये बात है कि हम दोनों समकोण त्रिभुजों में देखेंगे कि कौन सी भुजा कॉमन है। तो यहाँ पर आधार दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो यही आधार को हम लेकर चलेंगे। तो वह कौन सा फलन होता है जिसमें लंब और आधार दोनों पाए जाते हैं? तो tan थीटा होता है। चूंकि हम जानते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये है लाल बटा कक्का, तो इससे आप जानते होंगे कि ये sin थीटा के लिए होता है, और ये होता है cos थीटा के लिए, और ये होता है tan थीटा के लिए। ये जो आखिरी अनुपात है लंब बटा आधार, इसी को हम लेंगे tan थीटा के लिए। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कुल मिलाकर उस समकोण त्रिभुज ABC में लंब क्या है? AB है। ध्यान से फिगर को देखिए, तो लिख देंगे AB और बटे आधार कितना है? BC, तो यहाँ पर BC लिख देंगे। अब लिखेंगे इसलिए tan थीटा, अब थीटा का मान क्या है? थीटा का मान ABC वाले समकोण त्रिभुज में 45 अंश है। ध्यान से देखिए, ये देखिए 45 अंश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर AB, तो इसका मान हमें नहीं पता है, बटे BC, इसका भी मान हमें नहीं पता है। लिख देंगे या tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर AB अपान BC। तो 1/1 हम लिख सकते हैं। तो जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 1 का गुणा BC में होगा, फिर 1 का गुणा AB में होगा। तो हमें मिलेगा क्या? AB बराबर BC। तो कुछ इस प्रकार का हमें मिला है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर चलेंगे, अर्थात DBC को लेंगे, तब क्या होगा आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो पुनः समकोण त्रिभुज DBC लेने पर, तो DBC में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो कोण है 60 अंश का है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा अर्थात DB लंब हो जाएगा, और आधार फिक्स है BC, तो आधार BC रहेगा। इसमें भी हम लेंगे tan थीटा, तो चूंकि अब फार्मूला हम समझ गए हैं कि tan थीटा का ही लगेगा, लंब बटे आधार वाला ही लगेगा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम 60 अंश का इस्तेमाल करेंगे, और बराबर लंब के नाम पर DB रहेगा, अर्थात BD हम लिख सकते हैं। तो अपान आधार BC। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, जो BD है इसे हम AB प्लस AD लिख सकते हैं, तब भी BD रहेगा। तो लिखेंगे AB प्लस AD और पूरे के बट्टे BC ज्यों का त्यों रहेगा। लिखेंगे या जैसा कि आप जानते हैं tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, बराबर AB इसका मान नहीं पता है, प्लस AD इसका मान पता है। ध्यान से देखिए AD 1.6 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 और पूरे के बट्टे BC, और BC का मान भी नहीं पता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे इसे इक्वेशन सेकेंड। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए। यदि हमें BC का मान पता होता तो यहाँ ले जाकर हम रख देते और AB का मान ज्ञात कर लेते, जो हमसे पूछ रहा है, AB अर्थात पेडस्टल। तो BC का मान समीकरण फर्स्ट से हमें पता है, BC का मान AB हम समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से BC बराबर AB रखने पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका समीकरण सेकंड। इसमें देखिए BC के स्थान पर इस इक्वेशन से AB ले जाकर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला बराबर ज्यों का त्यों
ए बी ज्यों का त्यों रहेगा, यही ज्ञात करना है, प्लस 1.6 और पूरे के बटे BC के स्थान पर हम ए बी लिख देंगे। तो कुल मिलाकर यह जो इक्वेशन है एक वेरिएबल अर्थात ए बी में चला गया है। तो यहाँ से हम ए बी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हम करड़ी में 3 के बटे 1 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखेंगे या, अब चूंकि आप जानते हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात ए बी प्लस 1.6 का गुणा 1 में होगा, तो वही आएगा ए बी प्लस 1.6 बराबर ए बी का गुणा करड़ी में 3 से होगा, तो वही ए बी करड़ी में 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी ए बी वाले पदों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए बी करड़ी में 3 वही है और ए बी को उठाकर हम उस साइड लेकर गए हैं तो माइनस का ए बी बन गया है और 1.6 अपने ही साइड पर बरकरार है। तो कुल मिलाकर हमें इस टाइप का इक्वेशन प्राप्त होगा। वहां देखिए और इसे देखिए, पक्षांतर किया गया है। तो लिख देंगे या, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पद और इस पद दोनों में से ए बी हम कॉमन कर सकते हैं, तो ए बी को हम कर लेंगे बाहर, तो यहाँ पर बचेगा करड़ी में 3 और यहाँ -1 बचेगा बराबर 1.6 ज्यों का त्यों रहेगा। अब चूंकि हमें ए बी का मान चाहिए तो ए बी को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और ये जो करड़ी में 3 -1 है ए बी के साथ गुणा किया हुआ है, तो उस साइड जाएगा तो 1.6 में जाके भाग देगा, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 1.6 बटे करड़ी में 3 -1, तो इस प्रकार का हमें मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो करड़ी में 3 -1 है ये हर में है, तो करड़ी का रूल होता है कि हर में इसे नहीं रहना है, तो करड़ी में 3 -1 का हम कर देंगे परमेयीकरण, और परमेयीकरण होता क्या है कि करड़ी में 3 + 1 से अंश व हर दोनों में हम गुणा करवा देंगे, उसी को कहते हैं परमेयीकरण। तो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखेंगे कि परमेयीकरण करने पर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लिखेंगे ए बी ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 1.6 बटे करड़ी में 3 -1। तो यहाँ पर माइनस है तो करड़ी में 3 + 1 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। यदि यहाँ प्लस होता तो हम करड़ी में 3 -1 से ऊपर नीचे गुणा करते, जस्ट अपोजिट से ही गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, करड़ी में 3 + 1 एक ब्रैकेट में हो गया और नीचे फिर से वही करड़ी में 3 + 1। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, 1.6 इंटू करड़ी में 3 + 1। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करड़ी में 3 -1 और करड़ी में 3 + 1 है, ये a + b इंटू a - b का फॉर्म है। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², ऐसा हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर a और ये b का काम कर रहा है, तो हो जाएगा a² अर्थात करड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, -b² अर्थात 1 का स्क्वायर केवल 1 हो जाएगा उस फार्मूले से। तो हमें मिलेगा क्या, 1.6 इंटू करड़ी में 3 + 1 और नीचे 3 में से घटा देंगे 2, तो बराबर, थोड़ा सा और ध्यान देना है, तो इसे हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.8 और ब्रैकेट में जो है ठीक उसी प्रकार रहेगा, करड़ी में 3 + 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर। तो ए बी का जो मान हमको मिला है 0.8 इंटू करड़ी में 3 + 1 मीटर, अर्थात ए बी क्या है, ए बी पेडस्टल है जो हमसे पूछ रहा था, यही पेडस्टल की लंबाई या ऊंचाई कहिए, यही है। तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू करड़ी में 3 + 1 मीटर है। तो हमने लिख दिया था पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 करड़ी में 3 + 1 मीटर है। तो यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।